अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2001 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का एक क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं और सेकेंड ईयर में ये नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2001 में ये आज आ गया है और ये इसी एक्सपेक्टेशन से आया है कि जाहिर सी बात है जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जीशान कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख। ठीक है, 10 लाख या 1 मिलियन डिवाइडेड इनटू ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो इनका जो अथोराइज कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, यानी कि उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख रुपीज़ की है, जिसमें से उन्होंने मतलब जिसमें से इनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ये बेसिकली कॉमन स्टॉक्स होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं। मतलब एक कॉमन स्टॉक्स होते हैं, दूसरे प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं। और जो कॉमन स्टॉक होते हैं उनको आप ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी कहते हो, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो बेसिकली ये 10 लाख को डिवाइड करोगे 100 से तो एक शेयर की आपके वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एक शेयर कितने रुपए का है। अच्छा, शेयर तो समझते हो ना आप लोग कि एक बेसिकली एक इक्विटी होती है, मतलब कंपनी का एक हिस्सा होता है। ठीक है, सो दैट्स अ शेयर। तो ये जो है 1 मिलियन है। ठीक है, 1 मिलियन को डिवाइड कर दो 100 से तो एक शेयर की जो वैल्यू आपके पास है 10,000 की है। ठीक है, यानी कि एक शेयर जो है वो 10,000 की वैल्यू रखता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ दीज कंपनीज ऑन December 31st 2000 इज एज फॉलोस। अभी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, यानी कि क्लोजिंग से पहले का ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग अगर लिखा होता तो उसका मतलब कि क्लोजिंग एंट्रीज के बाद का ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे लिखा है कि मशीनरी या इनके पास है डेबिट। अच्छा, ये डेबिट साइड के बैलेंसेस है, तो यानी कि ये तमाम वो बैलेंसेस है जिनके बढ़ने से ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि मशीनरी जो है वो 2 लाख की है, बिल्डिंग 3 लाख की, ऑफिस इक्विपमेंट है और कैश एट बैंक है। ठीक है, तो ये तमाम जो डेबिट साइड का जो भी बैलेंसेस होते हैं वो हैं। सबको पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सबको नहीं पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड के पास बैलेंसेस हैं और फिर आपके पास जो है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टिंग एंट्री के लिए डेटा गिवन है। ठीक है, अब इसमें वैसे तो अमूमन ये होता है कि आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती है, क्योंकि इससे आपको इजीली पता चल जाता है कि किसका इफेक्ट कहाँ जाएगा और कहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन ये आप जो है मतलब नेसेसरी नहीं है आपके ऊपर कि आप बनाओ, आप ये पीछे रफ में बना सकते हो। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे रफ में बनाएंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट के पास यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी। अगर आप चाहो तो वो जो है आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज बना सकते हो। ठीक है, वैसे ही रिक्वायर्ड नहीं होता एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना। अगर आप एक्सपर्ट हो, आप ऐसे ही बगैर एडजस्टिंग एंट्रीज बनाए आपका काम हो जाता है, तो ये इट इज़ इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये टाइम सेविंग है और टाइम की आपको पता है कि कितनी किल्लत होती है उस वक्त। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप सेल्स रेवेन्यूज से स्टार्ट करते हो। आपकी अगर बिजनेस जो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है तो उसकी सेल्स होंगी। अगर बिजनेस जो एक सर्विस बिजनेस है तो उसकी आपके वो तमाम रेवेन्यूज़ होंगे। ठीक है, तमाम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ पे उसमें से आप जो है तमाम आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो है आप लेस करके दोगे, उसमें नेट प्रॉफिट आ जाता है। और एक आता है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस जो कि माल खुद बनाता है अपना और खुद सोल्ड आउट करता है। तो वो बिज़नेस की जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, उसमें पहले आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करना पड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा उस पर। ठीक है, यानी कि तमाम कॉस्ट बनाने की रिलेटेड डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो सर्विस और मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करते हैं आपकी सेल्स से। सेल्स पता है कि जब भी एक रेवेन्यू होता है, और मतलब सेल्स जो एक रेवेन्यू अकाउंट है और जब भी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। तो ऑब्वियसली सेल्स जो है आपको क्रेडिट साइड पे मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। सेल्स कितनी है आपकी 3,65,000। ठीक है, अब देखिए सेल्स को कम कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट।
ठीक है। तो सेल्स जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो आप उसको जब क्रेडिट करते हो एज अ रेवेन्यू अकाउंट, तो इससे अकाउंट जो सेल्स को घटाएंगे तो वो डेबिट साइड पे होंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब आप सेल्स का टी अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे सेल्स को घटाने के लिए यानी कि डेबिट आउट करने के लिए आपको डेबिट साइड पे चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, तो डेबिट साइड पे चीज़ें जो होती हैं वो आपकी या तो सेल्स डिस्काउंट होता है या तो फिर सेल्स रिटर्न होता है। तो ये जो आपको डेबिट साइड के बैलेंसेस के पास मिलेगा, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ कि सेल्स रिटर्न है आपका 15,000 का। अब देखते हैं कि सेल्स डिस्काउंट कहीं पे है, तो सेल्स डिस्काउंट ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न आपके पास 15,000 का। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू से स्टार्ट करोगे। लेट्स गिव अ हेडिंग ऑफ रेवेन्यू। बल्कि चलो हेडिंग्स नहीं डालते क्योंकि जगह नहीं है इतनी। ठीक है, मैं आधे पेपर में काम करता हूँ, या आधे पेपर फाड़ के इस तरह काम करता हूँ क्योंकि फिर कैमरा के अंदर पूरा पेपर कैप्चर नहीं हो पाता। ठीक है, वैसे कैमरा नहीं, फ़ोन वाली कैमरा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन वाली कैमरा। तो सेल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेल्स आपकी कितनी हुई यहाँ पे हम लिखते हैं। सेल्स हुई सेल्स कितनी मैंने यहाँ पे टिक की थी, सेल्स हुई आपकी 3,65,000 की। ठीक है, तो लेट्स राइट इट डाउन 3,65,000। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल्स रिटर्न कितनी हुई है। सेल्स रिटर्न हुई है आपकी 15,000 की। सो 50,000 इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेल्स आपने की और फिर कुछ पैसे आपको मतलब वापस ही देने पड़े जो आपकी सेल्स के थे, क्योंकि वो रिटर्न माल वापस आ गया आपका जो बिका था। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जब माल वापस आएगा तो आपके पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उस बंदे को जिस बंदे ने आपसे ही माल परचेज़ किया था। तो यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न लिखते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, कितना 15,000 का, और उसको हम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो अमाउंट है वो नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, जब भी अकाउंटिंग में आप जो है किसी भी नंबर के आगे ये ब्रैकेट देखें तो समझ जाएं कि ये नेगेटिव साइन के साथ लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है टोटल सेल्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल सेल्स या नेट सेल्स। ठीक है, अब नेट सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेट सेल्स कितनी हो जाएंगी जब आप 3,65,000 में से 15,000 माइनस करोगे। सो लेट्स फाइंड आउट 365,000 माइनस 15,000, सो दिस इज 350,000 की आपकी जो है टोटल नेट सेल्स आ रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ करके लिखते हैं ताकि फिर एंड में जो है आपकी तमाम एक्सपेंसेस वगैरह कैलकुलेट होके मतलब उनको डिडक्ट करने में या जो है प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में, क्लियरिफाई करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप टोटल की हुई चीज़ें यहाँ लिखें। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करती है चूँकि बोर्ड में, तो आपने जो है सीधे तरीके से करना है। तो अब हम आ जाते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करने पर। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे कि आपको इंग्लिश सही समझ में आ रहा है कि वो कॉस्ट बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि आपको पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ और फिर उसको रीसेल कर रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे कितने की पड़ी जो मैंने बेच दी। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है जो चीज़ मैंने ख़रीदी जितने में और जितने में मैंने बेची, ये मेरा मार्जिन कहलाता है। ठीक है, इसको मार्जिनल प्रॉफिट भी कहते हैं या मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, या मार्कअप भी कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इसके नाम होते हैं और इसी से ही जो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अब एक दुकान की हम मिसाल ले लेते हैं। बेसिकली आप क्या करें कि अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर दें कि भाई आपकी एक दुकान है। ठीक है, उस दुकान में जो है कुछ पहले का माल पड़ा हुआ था। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर आपका नहीं बिका, पहले का माल था। तो वो जो लास्ट ईयर नहीं बिका वो और अब ये नया साल शुरू होता है, तो वो जो पहले का माल है वो आपका क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यानी कि वो जो पिछले साल नहीं बिका वो अब मेरा जो नया माल मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट इज़ माई ओपनिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। तो अब क्या करोगे, जाहिर सी बात है वो माल थोड़ा सा होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, और मज़ीद माल खरीदोगे। सो और मज़ीद जो माल खरीदोगे दैट इज़ योर परचेजेस। ठीक है, फिर क्या होगा कि फिर आपने कहा कि भाई अब मेरा माल जो है इतने का बिक गया। ठीक है, तो जो माल आपका बिक गया और अच्छा वो तो चला जाएगा आपके यहाँ से, लेकिन जो माल आपका एट द एंड ऑफ द ईयर रह गया जो कि आपकी होती है एंडिंग इन्वेंट्री, वो जो है आप उसमें से डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गया। देखो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि फिर से हम शुरुआत से शुरू करते हैं
माल पड़ा हुआ है आपके पास पिछले साल का, ठीक है, आपने और मज़ीद परचेजिंग की तो आपके पास माल थोड़ा डबल हो गया, तो ये टोटल मिला के क्या हुआ, ये टोटल गुड्स दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, यानी कि ये तमाम वो माल हो गया जो आप मतलब आपके पास रेडी है बेच देने के लिए, ठीक है। फिर आप उसमें से क्या करते हो कि जो आपके पास माल बच जाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, वो निकाल देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपका माल कितने का बिका, ठीक है। सो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरीके से निकलती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं कि लोग जो इसको रट्टा लगाते हैं, ठीक है, कि ये परचेजेस आएगा, परचेजेस के बाद अगर परचेज रिटर्न या डिस्काउंट होगा तो उसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इनका क्या सीन होता है, ट्रांसपोर्टेशन इनका ये सीन होता है कि भाई देखो, अगर आप एक मशीन लेकर आते हो, आपने वो मशीन जो है 50,000 में ख़रीदी, ठीक है, और 5,000 अपने सुजुकी वाले को दिए। जब आप घर लेकर आए अपने, तो आपका पड़ोसी आपको बोलता है कि भाई मुझे आपने ये मशीन कितने में ख़रीदी, आप बोलते हो भाई ये मशीन जो है मैंने 50,000 में ख़रीदी, ठीक है, तो वो बोलता है ये लो 50,000, ये मशीन मुझे दे दो। तो आपको इस सूरत में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के भी बढ़े, तो जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो आपकी परचेजेस के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। आप फिर आप अपने पड़ोसी से बोलोगे नहीं भाई 50,000 तो मुझे इसके पड़े, और इसको ले यहाँ तक लेकर आने यहाँ तक जो मैं इसको लेकर आया हूँ उसके मुझे 5,000 एडिशनल चार्ज हुए, तो जिसकी वजह से मैं आपको 50,000 में नहीं 55,000 में बेचूंगा, तभी जाके ये ब्रेक इवन होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लॉस में हो, क्योंकि आपने 5,000 पे किए ट्रांसपोर्टेशन के। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन होता है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो परचेजेस के अंदर ही शुमार हो जाती है, आप उसे एडअप कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बिगेनिंग की इन्वेंट्री क्या है, तो वो आपको डेबिट साइड की बैलेंस में मिलेगी, ठीक है। तो ये रही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पहली तारीख पहला महीना 2000 साल, ठीक है। तो कितनी है आपकी 85,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 85,000, ठीक है। ये आ गया आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 85,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो मज़ीद इन्वेंट्री खरीदी उसको हम ऐड कर देंगे इसमें, ताकि आपके पास पता चल जाएगा कि भाई टोटल इन्वेंट्री कितने की है जो कि अवेलेबल आपके पास पड़ी हुई है आपकी दुकान के अंदर बिकने के लिए, ठीक है, दैट इज़ रेडी टू बी सोल्ड। तो परचेजेस हुए हैं आपके 10,000, एक्चुअली 1,05,000, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इन भी आया आपके पास कितने का 5,000 का, तो ये एडअप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं पे परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट तो नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये परचेज को काउंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो है क्रेडिट साइड पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नज़र आ गया आपको परचेज रिटर्न कितने का, 10,000 का, ठीक है। हम देखते हैं परचेज डिस्काउंट भी है या नहीं है, तो परचेज डिस्काउंट जो है यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड कर देंगे, तो ये परचेजेस आ गए आपके, ठीक है। परचेजेस कितने की थी, 1,05,000, राइट। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं ताकि ये गलत ना हो जाए। तो परचेजेस आपने, अच्छा ये परचेज रिटर्न है, सॉरी, परचेजेस आपने की है 1,05,000 की, फिर ट्रांसपोर्टेशन ये भी आपकी जो है कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा परचेजेस की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन कितने का पड़ा था, 10,000 का, एक्चुअली सॉरी 5,000 का, क्योंकि 10,000 तो रिटर्न था, 5,000 का, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट क्या होगा, आपकी परचेज रिटर्न जो आपने परचेज वापसी करा ली, ठीक है, क्योंकि वो माल फिर आपके यहाँ से चला गया तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जा चुका है ना आपके यहाँ से, अपने परचेज आपने जो माल खरीदा था जिस वेंडर से, आपने उस वेंडर को जाके वापस कर दिया, तो ये अमाउंट जो आपके यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो ये परचेज रिटर्न जो है आपके पास सॉरी क्रेडिट साइड पे होगा 10,000 का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न 10,000 का, ठीक है। और उसके यहाँ ये आप देख पा रहे हैं कि मैं इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो उसका मतलब कि ये नेगेटिव में है, ठीक है। अब इसको जो हम सम करेंगे, टोटल करेंगे इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। तो चलिए इसको सम करते हैं, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो ये आ गया आपके पास, ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है।
So let's put all these figures into this calculator. So सबसे पहले आपके पास 85,000, देन ऐड अप करोगे आपके पास 1,05,000, देन फिर से ऐड करोगे 5,000 और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 10,000, तो आपके पास कितना बना 1,85,000। अब ये 1,85,000 क्या है, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, यानी कि पूरा माल जो आपके पास अवेलेबल है, पड़ा हुआ है दुकान के अंदर बिकने के लिए, ठीक है। तो उसकी जो वर्थ है वो 1,85,000 की है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास माल कितना बच गया, ठीक है। जब आपको पता चलता है कि आपके पास माल कितना बच गया तो आप इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना माल बिका है, ठीक है। फिर आप सिंपली जो माल आपके पास बच गया है वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि माल कितना बचा, ये हमें एंडिंग इन्वेंट्री से पता चलेगा, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 31 12 महीने की 2000 साल की एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास है 95,000, सही। 95,000 आप यहाँ से डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री एंड, अच्छा ये पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है, मैंने 2 दफ़ा एंडिंग लिख लिया, एंडिंग इन्वेंट्रीज। लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड गेट अ गुड पेन। सो एक इशू हो गया, ब्लू पेन नहीं है मेरे पास, तो आगे जो हम ब्लैक पेन से ही काम करेंगे, ठीक है। सो एंडिंग इन्वेंट्री आ गई आपकी, कितने की थी एंडिंग इन्वेंट्री, 95,000 की, राइट। तो ये 95,000 जो है वो आपके ब्रैकेट में आएंगे, दैट मीन्स कि ये जो है आपके माइनस साइन के साथ है, ठीक है। फिर आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जब आप इस नंबर में से 95,000 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विच इज़, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 185 माइनस 95,000 दैट इज़ 90,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ रही है 90,000। अब ये 90,000 जो है आपके नेट सेल्स में से डिडक्ट हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, जो कि जिसको मैंने बताया था कि आप उसको मार्जिन बोलते हो, ठीक है, मार्जिन प्रॉफिट या मार्जिनल प्रॉफिट। तो ये इसको हम लेस कर देते हैं 3,50,000 में से 90,000, तो ये आ गया आपके 350 माइनस 90, तो ये आ गया आपके पास 2,60,000 इज़ योर ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, जब आप इसमें से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो अपने एफर्ट्स की होती हैं या जो आपने पैसे लगाए होते हैं इस सेलिंग्स को अकर्ड होने में, यानी कि आपने माल बेचना है तो ऑब्वियसली आप जो है कुछ लोगों को हायर करोगे, कुछ सेल पर्सन को हायर करोगे, उनको सैलरीज दोगे, ठीक है। दुकान को कोई माइनर खर्चा हो गया, रिपेयर एक्सपेंस आ गया, यूटिलिटी बिल देना है जिस दुकान में आपका माल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कि जो बिज़नेस को रन करने के लिए या आपकी सेल्स को करवाने के लिए जो आपके पास दीगर एक्सपेंसेस आए, या जो आपके, इसको हम बेसिकली बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि आपकी जो ऑपरेशन को रन करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम जो है नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले वो लिख लेता हूँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना का आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपका 260, राइट, 2,60,000, ठीक है। अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है, अच्छा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हो आपने एडजस्टमेंट का ख्याल रखना है, और ये एक्सपेंसेस, चूँकि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, तो तमाम एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड पे नजर आएंगे, ठीक है। तो यह क्या आपका डेबिट साइड, तो मशीनरी इज एसेट नॉट एक्सपेंस, बिल्डिंग एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट जो है एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। बेसिकली एक्सपेंसेस ज़्यादातर नीचे ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें सैलरीज एक्सपेंस आपके पास 25,000 का, ठीक है। अब देखते हैं कि सैलरीज के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है आपके पास। यहाँ पे लिखा है अक्रूड सैलरीज। बेसिकली जब ये वर्ड अक्रूड इस्तेमाल होता है तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या मतलब है अक्रूड का, क्योंकि ये 2 तरह के सेंसेस में आ रहा होता है, रिसीवेबल के भी मायने में आ रहा होता है और ये पेबल के मायने में भी आ रहा होता है, ठीक है। अक्रूड का बेसिकली मतलब होता है रिमेनिंग, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ड्यू है, रिमेनिंग है, ठीक है, या तो फिर उस चीज़ का आना रिमेनिंग है या तो फिर उस चीज़ का जाना रिमेनिंग है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई इस चीज़ का ये चीज़ आएगी हमारे पास, ये जाएगी। तो बेसिकली देखो इसके आगे कौन सा अकाउंट लिखा हुआ है, सैलरीज का, ठीक है। अब फिर देखो ये बिज़नेस करता क्या है सैलरीज के साथ, क्या उस बिज़नेस को सैलरीज मिलती है या वो ये बिज़नेस सैलरीज देता है।
अगर आपका आंसर है कि ये इस बिजनेस सैलरीज देता है तो उसका मतलब कि सैलरीज पेबल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये कमीशन लिखा होता है अक्रूड के आगे, और आपको यहाँ पे पता चलता है जब आप उसके लेजर देखते हैं या ट्रायल बैलेंस देखते हैं, देखिए ये भाई कमीशन रेवेन्यू अर्न करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कमीशन रिसीवेबल होता है अगर ये अक्रूड कमीशन लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर अक्रूड के साथ लिखा हुआ है कि सैलरीज हैं और आप बिजनेस को देखते हो और पता चलता है कि बिजनेस सैलरीज देता है ना कि लेता है, ठीक है, मतलब बिजनेस सैलरीज पे करता है यूजुअली, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पेबल है अक्रूड का। अब आपने देखा कि अक्रूड के आगे लिखा हुआ है कमीशन इनकम, ठीक है, या सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है, इनकम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये भाई बिजनेस जो है वो कमीशन लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो कमीशन है वो रिसीवेबल हुआ। तो यहाँ पे जो अक्रूड सैलरीज लिखी हुई है इसका मकसद ये है कि भाई सैलरीज पेबल हैं, ठीक है। तो 2500 की सैलरीज पेबल हैं, और जो है आपकी पास जो सैलरीज इनकर्ड हुई है वो 25,000 की हैं, ठीक है। सो 25,000 इसको हम प्लस कर लेते हैं, 25,000 प्लस 2,500, सो प्लस 2,500, तो ये आपके पास टोटल बन गए 27,500, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा, ये तमाम एक्सपेंसेस जो है आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए आपके सैलरीज एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंस बल्कि सैलरीज एक्सपेंस कितने का आएगा, कितने का लिखोगे आप, 27,500 का, ठीक है। तो ये आ गया आपका 27,500 और ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होगा। अच्छा, मैं हेडिंग्स वगैरह नहीं डाल रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह की आपने डाल के काम करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी दूसरे एक्सपेंसेस को देखते हैं। दूसरे आपके पास डेबिट की साइड पे ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, आपने ऑलरेडी लिख लिया है। फिर रेंट एक्सपेंस, ठीक है, विच इज़ 44,000। अब हम देखेंगे कि रेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि अनपेड रेंट यानी कि पेबल है, ठीक है। तो एक रेंट एक्सपेंस है आपका और दूसरा पेबल है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरीके से सैलरीज के साथ हुआ। 6,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6,000, ठीक है, 6,000 प्लस, और जो रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस कितना है आपका, वेट इस कहाँ चला गया, अच्छा डेबिट साइड, ये रेंट एक्सपेंस 44,000, ठीक है। सो 6,000 प्लस 44,000, तो ये आपके बन गए टोटल मिलाकर 50,000, ठीक है। सो 50,000 का आप जो है रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं रेंट एक्सपेंस 50,000 का। ये आ गया आपके पास रेंट एक्सपेंस 50,000, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि लेस होगा। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है, ठीक है। इस दिमाग को खोलते हैं। फिर आपके पास है इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट, तो यस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000, ठीक है। अब